गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण पार्ट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के पतन के कारण आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि नेपोलियन का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो नेपोलियन के पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो फॉल ऑफ नेपोलियन को हम समझेंगे इस व्यवस्था के माध्यम से कि नेपोलियन की ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिनसे उसका पतन हुआ। ठीक है, तो नेपोलियन के पतन के बारे में हम समझेंगे। आपको कंप्लीटली इसको समझना है। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता बड़ा रीज़न जो था वो नेपोलियन का पतन का, वो मैंने अभी जो महाद्वीपीय व्यवस्था का छोटा सा वीडियो हमने बनाया था। तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, मैंने पहले भी बताया कि महाद्वीपीय व्यवस्था ये थी कि इंग्लैंड को आर्थिक रूप से नाकाबंदी करना, ये महाद्वीपीय व्यवस्था थी। ठीक है, जो 1808 से 1814 के मध्य इसका उद्देश्य था, लेकिन 1806 से तो लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। एक प्रकार से ब्रिटेन का जो उद्देश्य था, ब्रिटेन का व्यापार चलता रहा अन्य देशों के साथ। ठीक है, तो वो एक बड़ा रीजन था। और इस महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के साथ साथ उसका स्पेन और पुर्तगाल के साथ संघर्ष हुआ, जिसको प्रायद्वीपीय युद्ध कहा जाता है। 1808 में उसने पुर्तगाल को हराया, साथ ही स्पेन को हराकर वहाँ के शासक फर्डिनेंड को नज़रबंद कर अपने भाई जोसेफ को राजा बना देना, ये भी उसकी बड़ी मूर्खता थी। स्पेन में इसके खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार हुआ। जनता ने एक प्रकार से छापामारी युद्ध शुरू कर दिया, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, छुप छुप के मारना शुरू कर दिया। और बेलन के युद्ध में इसकी पराजय होना, अन्य राष्ट्र भी इसके खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये प्रायद्वीपीय युद्ध, जो दूसरा महाद्वीपीय व्यवस्था के असफल हो जाना इंग्लैंड के साथ, दूसरा प्रायद्वीपीय युद्ध यानी स्पेन और पुर्तगाल जो स्पेन के साथ जो युद्ध हुआ 1808-14 के मध्य, उसमें उसकी पराजय एक प्रकार से एक नैतिक रूप से पराजय होना। फिर इसकी सबसे बड़ी मूर्खता ये रही कि उसने रूस पे आक्रमण किया। ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था के उल्लंघन करने पर, क्योंकि रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार किया, इस पे उसमें आक्रमण किया और जार ने चतुराई पूर्वक अपनी सेना और रसद लेकर साइबेरिया में शरण ले ली। अब साइबेरिया सबसे ठंडा प्रदेश है। रूस जो है वो बहुत चतुर देश था, उसने अपनी सेना को हटाता गया और आगे बढ़ता गया। नेपोलियन आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे सर्दी का इंतजार किया और सर्दी वास्तव में अपने चरम पे थी। नेपोलियन मास्को में आत्मसमर्पण का इंतजार करता रहा। इस दौरान ठंड बढ़ गई, महामारी और भूख से उसके 6 लाख में से 5 लाख सैनिकों की मृत्यु नेपोलियन की केवल इस सर्दी की वजह से हो गई। और एक बड़ा नुकसान नेपोलियन को जो है वो रूस के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप भुगतना पड़ा। यदि रूस का आक्रमण यदि उसका नहीं होता तो संभवतः है फ्रांस का इतिहास और विश्व के इतिहास में कुछ हमें नया देखने को मिलता, लेकिन इस रूस के आक्रमण ने नेपोलियन के पतन की भूमिका को सुनिश्चित कर दिया। यूरोपीय राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा का बनना 1813 ईस्वी में लिपजिंग के युद्ध में परसा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और रूस का और स्वीडन का, यानी याद रखना लिपजिंग का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, 1813 ईस्वी में परसा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस और स्वीडन का नेपोलियन के विरुद्ध गठबंधन करना। और इस युद्ध में एक प्रकार से निरंतर युद्धों की श्रृंखला ने यूरोप में अपने शत्रुओं को, नेपोलियन को कहीं ना कहीं कमजोर बनाया लिपजिंग के युद्ध ने। ठीक है, तो लिपजिंग के युद्ध राष्ट्रों का जिसको युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसमें किस किस के मध्य हुआ याद रखना है। राष्ट्रवाद का उत्थान, इस समय जो उसके अन्य राष्ट्र थे जैसे ओलैंड है, स्पेन है, इटली को हराकर रिश्तेदारों को सत्ता और दे देना, इटली में भी अपने रिश्तेदारों को सत्ता देना, स्पेन में भी यही करना, होलैंड में भी करना। तो उनमें धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना उपड़ने लगी कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे प्रशासन कैसे कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा इसके खिलाफ। कमजोर नौसेना, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष युद्ध में हराने और महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने में असफल रहा, क्योंकि इसके पास नौसेना नहीं थी और इंग्लैंड के पास मजबूत नौसेना थी, जो उसके मजबूती का कारण बना। व्यक्तिगत दुर्बलताएं क्या रही, मध्यम वर्गीय कुंठा उसमें। ठीक है, एक अपना खुद का कृत्रिम कुलीन वर्ग को खड़ा कर देना, साथ साथ में वो दोस्त बनाने में, जब कोई भी युद्ध में सफलता तभी मिलती जब पड़ोसी देश उसके मित्र बने, लेकिन वो मित्र बनाने में असफल रहा। और किसी की भी सलाह नहीं ली। ठीक है, उसको डर था कहीं ना कहीं कि कोई मेरे खिलाफ विद्रोह न कर दे, तो किसी की भी सलाह नहीं लेना। तो ये एक प्रकार से क्या रहा कि नेपोलियन के पतन के जो है प्रमुख कारण रहे। ठीक है, तो नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता हो जाना, प्रायद्वीपीय युद्ध जो स्पेन और पुर्तगाल के साथ 1808 से 1814 के मध्य हुआ, रूस पे जो उसका आक्रमण था ये 1812 में, वो सबसे बड़ी इसकी मूर्खता थी एक प्रकार से। ठीक है, जिसमें उसकी विशाल सेना का पतन हो जाना। ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रों का संयुक्त मोर्चा बना लेना। ठीक है, और फिर 1800 जो वाटरलू का युद्ध था 18 जून 1815 को, उस वाटरलू के युद्ध में इन संयुक्त राष्ट्रों ने एक प्रकार से इसको बुरी तरह पराजित किया और फिर सेंट हेलेना द्वीप में जो है वो निर्वासित कर दिया। कहाँ निर्वासित कर दिया, सेंट हेलेना द्वीप जो है उसमें निर्वासित कर दिया। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना। वाटरलू के युद्ध में फिर 1815 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस बनाम ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इसमें नेपोलियन की क्या प्रकार से हार हुई और आत्मसमर्पण कर दिया और सेंट हेलेना द्वीप में इसका जो निर्वासन हो गया। ठीक है,
तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ। नेपोलियन बनाम किस किस के मध्य हुआ, तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ठीक है, ये सब इसके खिलाफ थे। नेपोलियन की इसमें हार हुई और सेंट हेलेना द्वीप में जो है इनका निर्वासन कर दिया गया। ये आपको स्पेशली याद रखना है। अब वियना कांग्रेस क्या थी? देखो, वियना कांग्रेस के बारे में आपको ये समझना है कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन जो 1814 से 1815 ईस्वी को वियना में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक ने की, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से जो है इस बिंदु को हम समझेंगे यहाँ पे।